रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 89। एंटोनियो स्टडी रूम में आया और माहिर को एक एक बात बताई कि 24 घंटे हो गया है पर मैडम अभी तक कुछ नहीं खाई और ऐसे ही रहा तो उनकी तबीयत खराब हो सकता है। अथर्व बॉस को होश आया तो उन्हें बुरा लगेगा। माहिर उसकी बातें सुना पर ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जितना कि वह अथर्व के लिए लेता है। वह अभी भी शगुन के पुराने वीडियो देख रहा था जो अथर्व देखा करता था। वह ज़्यादा डीप में तो नहीं देख सकता क्योंकि उसके लिए उसे काफ़ी दिन लग जाएंगे, इसलिए स्पीड में थोड़ा थोड़ा देख रहा था जिससे वह सेटिस्फाई हो जाए कि यह लड़की सही है या गलत। माहिर की नज़र भी बहुत तेज़ था और वह गलतियां भी बहुत जल्दी पकड़ लेता। उसने शगुन के मोबाइल का पूरा कॉल रिकॉर्ड मांगा कि जब से वह मोबाइल इस्तेमाल कर रही है तब से वह किन किन लोगों से बातें की। वैसे तो रिकॉर्डिंग का भी डिटेल सब आ गया था। शगुन कुछ महीनों से मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि जब वह यहाँ आई थी तो अथर्व उसे खुद मोबाइल नहीं दिया था। जब उससे उस पर यकीन हो गया तब उसने उसे मोबाइल दिया। जब शगुन की फैमिली इटली आई थी उसके पहले तो उसने उसे मोबाइल छूने तक क्या देखने तक नहीं देता था। माहिर शगुन के मोबाइल का सारा रिकॉर्डिंग सुनना चालू किया। उसने अपनी फैमिली वालों से ही बातें की थी पर 10-15 दिन का जो रिकॉर्डिंग था काया का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड हुआ था जो कि दोनों की बातें हुआ था। वह रिकॉर्डिंग भी बड़े गौर से माहिर ने पूरा सुना। जब तक उसने पूरा रिकॉर्डिंग सुना नहीं तब तक वह चेयर से हिला तक नहीं। पूरा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे पता चल ही गया शगुन उसके साथ मिली हुई नहीं है बल्कि काया ने उसका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से कचरा भरा दिया था। उसने शगुन के इटली आने से पहले वाला भी वीडियो चेक किया और जिस दिन उसका अथर्व ने किडनैपिंग करवाया था वह सब की वीडियो देखा। यहाँ तक कि शगुन की फैमिली बैकग्राउंड भी चेक किया जिससे उसे पता चल गया कि मुखर्जी फैमिली बहुत इनोसेंट है और शगुन बिल्कुल भी चालाक नहीं है। इतने महीनों से उसके साथ रहते हुए भी दोनों प्यार करने लगे। एंटोनियो ने लास्ट में जब टेबल पर एक रिपोर्ट रखा जो माहिर हाथ में ले चेक किया तो उसे पता चला कि शगुन प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया। ये बात सुनकर तो माहिर को बहुत बुरा लगा और एंटोनियो का पूरा शक काया पर ही था कि उसने ही ऐसा किया होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग से ही पता चल गया कि वह कोलकाता में होटल में दोनों मिली थी और यह बात कल शगुन खुद ही बताई। यह सब जानने के बाद माहिर का गुस्सा तो धधक उठा। अगर काया गलती से भी उसके सामने दिख जाती तो वह उसे मसल के रख देता। माहिर को शगुन की पूरी सच्चाई का पता चल गया और उसे ये भी पता चल गया कि शगुन का इन सब में बिल्कुल भी हाथ नहीं है बल्कि उनकी तो लाइफ ठीक से चल रही थी। माहिर को सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात का था कि कब उसका भाई होश में आएगा। अगर जल्द से जल्द होश में नहीं आया तो वह फैमिली वालों को क्या जवाब देगा। माहिर इसी बात का बहुत टेंशन लेने लगा। उसने एंटोनियो से कहा कि जाकर डॉक्टर एलिना को स्टडी रूम में भेजे। माहिर बहुत बिजी था। देख एंटोनियो ने धीरे आवाज़ में बोला, माहिर सर, मैं ये कहने आया था कि शगुन मैडम ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, क्या आप एक बार। एंटोनियो का इतना कहना कि माहिर उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए देखा। उसको इस तरह देखता देख एंटोनियो नज़रें झुकाए स्टडी रूम से बाहर निकला और नीचे जाकर उसने डॉक्टर एलिना को कहा कि स्टडी रूम में उसे बुलाया गया है। डॉक्टर एलिना जल्दी से स्टडी रूम में आई। आते ही माहिर ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वह इस वक्त बहुत सीरियस था और वह सीरियस लहजे में बोला, कहीं तो किसी कंट्री में ऐसा डॉक्टर होगा जो अथर्व को जल्द से जल्द ठीक कर सके। माहिर की सवाल सुन डॉक्टर एलिना लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, मिस्टर आहूजा, आपसे ज़्यादा मैं पेशेंट को लेकर परेशान हो रही हूँ। मैं जल्द से जल्द अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को हायर कर रही हूँ। कल एक डॉक्टर न्यूयॉर्क से आने वाले हैं और वह मिस्टर अडानी का चेकअप करेंगे। मैं खुद इस केस को लेकर बहुत
पजेसिव हूँ क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। मैं अपने आप को मोटिवेट भी कर रही हूँ कि ऐसा कर सकती हूँ। डॉक्टर एलिना का इतना कहना और उसका जोश देख माहिर बोला, मैं भी बहुत उम्मीद लगा के रखा हूँ कि मेरा भाई अथर्व जल्द से अपने आँखों के सामने चलता फिरता देखना चाहता हूँ। माहिर और डॉक्टर एलिना थोड़ी देर तक और अथर्व के कंडीशन को लेकर डिस्कशन करते रहे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एलिना स्टडी रूम से निकली और वह अथर्व के पास चली गई। डॉक्टर एलिना के जाने के बाद माहिर थोड़ी देर और बैठा रहा। वह अपनी आंखें बंद करके सोच रहा था कि अगर अथर्व का कंडीशन ऐसे ही रहा तो वह घर वालों को क्या कहेगा। आज नहीं तो कल हर किसी को यह बात पता चल जाएगा कि अथर्व कोमा में है। यही सब सोच माहिर का बुरा हाल हुआ था। 10 मिनट तक माहिर यूं ही आंखें बंद करके सोच रहा था। फिर स्टडी रूम से बाहर निकला और सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहा था कि उसकी नज़र सीधे डाइनिंग टेबल पर गया, जहां पर शगुन अपना सिर टेबल पर टिकाकर एकटक फ्लोर को देख रही थी। उसे देख माहिर वहीं सीढ़ियों पर रुक गया और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद जब उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला तो वह उतरते हुए नीचे आया और अथर्व के रूम के तरफ जाने को हुआ कि कुछ सोचकर वह न चाहते हुए भी शगुन के पास गया। माहिर जब उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो देखा शगुन की आंखें बंद था, पर उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और थोड़ी सी दूरी पर सूप का बाउल रखा हुआ था जो पूरी तरह ठंडा हो चुका था। माहिर को उसकी तकलीफ देखा नहीं गया तो वह साइड का चेयर खींचकर बैठा, जिसकी आवाज़ सुनकर शगुन अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने माहिर को देख तुरंत उठने की कोशिश की। जो देख माहिर बोला, बैठी रहो तुम। उसकी गंभीर आवाज़ सुन शगुन फिर धीरे से बैठ गई। वह अपने दोनों हाथों को आपस में उलझा रही थी। कल रात से आज 24 घंटे के ऊपर हो गया था। न उसने खाना खाई और ना ही सोई थी। उसकी हालत देखकर ही माहिर समझ गया कि उसकी कंडीशन इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माहिर के कहने पर शगुन बैठ गई, पर वह अपनी नज़रें नीचे झुका ली, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। माहिर भी चुपचाप बैठा और वह अपने राइट हैंड से अपने माथे पर फेर रहा था, जैसे कि बोलना कुछ चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा हो। माहिर 2 मिनट शांत रहा, फिर सर्वेंट लूसिया को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। वह जल्दी से भागते हुए आई। माहिर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से फ्रेश सूप रेडी करके लाओ और हाँ, 2 बाउल लेकर आना। सर्वेंट लूसिया अपना सिर हाँ में हिलाकर तेजी से किचन में चली गई। शगुन अभी तक अपनी नज़रें नीचे झुकाई हुई थी। जो देख माहिर उसके तरफ देखते बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ पता चल गया। ये शब्द जैसे शगुन के कान में गया कि वह अपनी नज़रें उठाकर माहिर की तरफ देखी। वह अंदर ही अंदर डरने लगी कि कहीं माहिर उसे सजा तो नहीं देगा। वह माहिर की बातों को ठीक तरह से समझ नहीं पाई। वह कुछ और ही सोच रही थी। उसकी आंखों जो मोटी मोटी सूजी हुई थी उसमें तुरंत आंसू आ गया और वह सच सच बताते हुए कहने लगी, हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर मैं काया की बातें नहीं मानी होती तो आज अथर्व की यह हालत न होती। शगुन अपनी गलती मान गई है। यह देख माहिर उसे देखता ही रह गया और वह अपने होठों को साइड से दबाया और कुछ सोचते हुए आगे बोला, देखा जाए तो वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें सच नहीं पता था। उल्टा मुझे अथर्व पर गुस्सा आ रहा है कि उससे तुम्हें सच बता देना चाहिए था। अगर उसने तुम्हें सच बताया होता तो आज ऐसा ना हुआ होता। तुम खुद को ब्लेम मत करो। और हाँ, कल न्यूयॉर्क से डॉक्टर आने वाले हैं। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो अथर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। अब यही उम्मीद लगा है कि उनके आने से अथर्व जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। शगुन अपने आंसू साफ करते हुए आगे बोली, मैं काया के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। शगुन का इतना कहना कि माहिर बोला, तुम्हें उसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वह किसी के लायक नहीं है। उसके बारे में न जानना ही सबसे अच्छी बात है, और अगर उसके बारे में तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है तो तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि वह उसी लायक है। माहिर ज़्यादा तो काया के बारे में शगुन को नहीं बताया, पर कुछ बातें थी जो वह उसे बताकर आगाह कर दिया कि कभी भी लाइफ में कोई भी आकर उन्हें अपनी बातों में न फंसा सके। और माहिर ने ये भी उसे बता दिया कि उसके एक दुश्मन नहीं बल्कि कई दुश्मन हैं जो आए दिन कभी भी बदला लेने के लिए तैयार रहेंगे। उसे अभी से चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। माहिर बहुत अच्छे और समझदार इंसान की तरह शगुन को समझा रहा था, और शगुन भी उसकी बातों को ठीक तरह से समझने लगी। तब तक सर्वेंट लुसिया ट्रे में सूप लेकर आई और वह एक बाउल शगुन के सामने रखी तो दूसरा बाउल माहिर के सामने रख वहाँ से चली गई। माहिर बाउल अपनी तरफ किया और चम्मच से उसमें गोल गोल घुमाने लगा। शगुन तो सूप के तरफ देखी तक नहीं, जो देख माहिर धीरे से आवाज़ में बोला, सूप पी लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा, और मैं तुम दोनों को लेकर परेशान नहीं होना चाहता। माहिर का इतना कहना कि शगुन जोर जोर से रोने लगी। वह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक ली। उसका इस तरह से रोता देख माहिर को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब सच में उसकी तबीयत खराब हो जाएगा। माहिर आगे बोला, तुम्हारे इस तरह रोने से अथर्व तुरंत ठीक नहीं हो जाएगा, तो तुम अपनी तबीयत का ध्यान दो। अगर तुम बीमार पड़ी तो मैं अथर्व को ध्यान दूँ या तुम्हारा? ऊपर से मुझे सभी लोगों से यह बात छुपा कर रखना है, तो इसके साथ मुझे ऑफिस भी हैंडल करना पड़ेगा, तो मुझसे अकेले यह सब नहीं होगा। तो तुम पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। समझ में आ रही है मेरी बात तुम्हें? अथर्व को गोली लगा है। यह बात अगर अंकल आंटी को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। आंटी तो तबाही मचा देंगी। माहिर एकदम सीरियस होकर बोल रहा था, जो सुन शगुन अपने आंसू साफ किए और सूप बाउल अपने तरफ खींचकर पीने लगी। उसको इस तरह से सूप पीता देख माहिर कुछ बोला नहीं, बल्कि वह भी सूप पीने लगा। सूप पीते वक्त शगुन मन ही मन यह भी सोच रही थी कि जब वह हॉस्पिटल में माहिर को देखी तो वह डर गई। उसे तो लगा माहिर उसे जान से मार देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह ये भी बात समझ गई कि यह दोनों भाई जितने ऊपर से खड़ूस दिखते हैं वैसे बिल्कुल है नहीं, इनका दिल एकदम नरम है। 10 मिनट के बाद दोनों सूप पी लिए। अब टाइम भी रात के 12 बज रहा था। जो देख माहिर शगुन से बोला, तुम जाकर कमरे में आराम करो, क्योंकि कल से तुम्हें अथर्व का देखभाल करना है, ताकि मैं यहाँ की कंपनी और इंडिया की कंपनी दोनों हैंडल कर सकूँ, ताकि यह बात बाहर ना जा पाए। शगुन उसकी बातें गौर से सुन रही थी, पर कुछ बोली नहीं। तो माहिर आगे बोला, बोलो, करोगी ना तुम? साथ दोगी ना मेरा? माहिर की बात सुन शगुन राइट साइड के आंखों से आंसू बहते हुए गाल पर आया और वह उदास मन से बोली, अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं अथर्व की देखभाल करती, और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माहिर अपनी दोनों उंगलियां माथे पर रब करते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ अथर्व की देखभाल करना है, ताकि मैं कल से ऑफिस जा सकूँ, क्योंकि यह बात इंडिया में किसी को भी ना पता चले, यहाँ तक कि अंकल आंटी को भी। शगुन अच्छी बच्ची की तरह उसकी बातें मान गई और चेयर से तुरंत उठी और अथर्व के रूम के पास गई।
बाहर से ही एक नज़र उसे देखी और तुरंत वहाँ से सीढ़ियों के तरफ बढ़ गई। माहिर उसे ही देख रहा था और वह भी उठा, एक नज़र अथर्व को देखा और अपने कमरे में चला गया। शगुन जैसे अपने कमरे के पास आई और वह दरवाज़ा खोल कदम अंदर रखी कि उसे हर एक जगह अथर्व दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वह अपनी कदम आगे रख रही थी कि उसे वैसे वैसे वह रोते जा रही थी। और जब वह सोफ़े के पास पहुंची तो उसे कल की बातें याद आया, क्योंकि वहीं बैठकर अथर्व उसके होठों पर लिपस्टिक लगाया था। शगुन वहीं जाकर बैठ फफक फफक कर रोने लगी। उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहा था। वह अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर देखी तो उसे सामने बेड के तरफ ऊपर वॉल पर दोनों के तस्वीर लगे हुए थे, जो देख शगुन को और भी रोना आ गया। वह तुरंत सोफे से उठी और बेड के पास गई। वह बेड पर चढ़कर अपने और अथर्व के तस्वीर को देखने लगी। वह हाथ से उस तस्वीर को छूकर और भी ज़ोर ज़ोर से उस कमरे में चिल्लाकर रोने लगी। उसकी आवाज़ उस कमरे में दबकर ही रह गया। यूं ही 10 मिनट तक रोने के बाद शगुन बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने अथर्व का बॉडी स्प्रे परफ्यूम रखा हुआ था, जो उसने कल ही खुद लगाया था और शगुन को भी लगा दिया था। शगुन परफ्यूम हाथ में लेकर देख रोने लगी और वह मिरर में खुद को देख रही थी। कितने बार तो अथर्व उसे पीछे से हक कर लेता था। यह सब याद आते ही उसका दिल इतना बेचैन हो गया, उसे जीने का मन ही नहीं हो रहा। शगुन मिरर के सामने खड़ी हो काफ़ी देर तक रोती रही। एक नज़र उसने बेड के तरफ देखी, जो एकदम खालीपन दिखाई दे रहा था। यह सब देख उसका दिल फिर रो दिया। शगुन सोफे के पास गई और नीचे फ्लोर पर बैठ वह अपने दोनों पैरों के बीच में अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी कि तभी उसे अथर्व का मोबाइल याद आया। जब वह कमरे में आई तो आते वक्त उसने सोफे पर रख दी। जल्दी से मोबाइल ले खोलने लगी, पर फिर से उसका मोबाइल लॉक हो गया था और अब वह इतनी रात को अथर्व को जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके साथ अंदर डॉक्टर भी थे। शगुन उसके मोबाइल को चूमने लगी। वह सच में एकदम पागल हो गई थी। वह फ्लोर पर बैठे रो रही थी, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जल्द से जल्द अथर्व ठीक हो जाए। 24 घंटे के ऊपर हो गया था, पर वह एक ही कपड़ों में थी। यहीं रोते रोते कब उसकी आंखें बंद हो गया और वह फ्लोर पर ही सो गई। देर रात 3 बजे अथर्व का इतना बड़ा कमरा था और शगुन सोफे के पास नीचे फ्लोर पर सो रही थी। इतनी गहरी रात थी कि अब उसे ठंड लगने की वजह से वह काँप रही थी। थोड़ी देर के बाद उसके मुंह से एक जोरदार आवाज़ सुनाई दिया, अथर्व। और इसी के साथ वह अपनी आंखें खोल उठकर बैठ गई और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो वह कमरे में अकेली थी। सिर्फ उसका ही आवाज़ उसे सुनाई दिया। उसे देख ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देखकर उठी हो। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी और जैसे उसने नज़र घड़ी की तरफ देखी तो रात के 3 बज रहा था। शगुन को इस सन्नाटे रात में अब डर लगने लगा। वह कभी भी अकेले कमरे में रही नहीं। वह हमेशा अथर्व के बाहों में सोया करती थी। हाँ, स्टार्टिंग में कई दफ़ा ऐसा हुआ था कि अथर्व कमरे से बाहर चला गया, पर वह रात में आया करता था और सबसे बड़ी बात, उसके होते हुए शगुन को डर नहीं लगता था। पर आज वह एक ही जगह पर सोया है, उसे तो कुछ होश ही नहीं, जो सोचकर शगुन अंदर ही अंदर डरने लगी। अब फिर से उसकी आंखों में नींद नहीं। फिर वह अथर्व को याद कर के रोने लगी। ऐसे ही घंटे भर और शगुन रोती रही और रोते रोते इस बार न जाने कब उसे नींद लग गया और वह वहीं सोफे के सहारे सो गई।
सुबह के 5:56 पर शगुन की आंखें खुल गया। वह उठ के बैठ गई। पहले तो उसने टाइम देखी, फिर अपने आप को देखी। जल्दी से उठी और सीधे वॉशरूम में गई। सबसे पहले उसने बाथ लिया। बाथरोब पहन वॉशरूम से बाहर निकली। सीधे क्लोसेट में जाके उसने पहले कपड़े निकाली। तभी उसकी नज़र अथर्व के कपड़ों पर गया। वह अपने कपड़े साइड में रख उसके देखने लगी। जैसे उसके कपड़े देखी तो फिर उसकी आंखें गीली हो गई। शगुन उसमें से एक ब्राउन कलर की टी शर्ट निकाल कर अपने हाथों में ले रोने लगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही नाइट में अथर्व ने यही ब्राउन टी शर्ट पहना था और इसमें इतना स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। शगुन एक बार फिर से उसे याद करते हुए आंखों में आंसू बहने लगे, पर वह जल्दी से अपने आंसुओं को साफ की और जल्दी उसकी टी शर्ट क्लोसेट में रख जल्दी से अपने कपड़े पहनी। कपड़े पहनने के बाद वह ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने आप को मिरर में देखी तो उसकी आंखें और चेहरा अभी भी स्वेलिंग किया हुआ था, जो देख शगुन अपने हाथ से अपने गाल छूकर इमोशनल हो गई। 2 मिनट यूं ही अपने आप को देखती रही। आज उसने कुछ भी श्रृंगार नहीं किया और वह करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि देखने वाला तो होश में ही नहीं था। शगुन वहाँ से जाने को मुड़ी कि तभी उसकी नज़र अपने बालों पर गया, जो अभी पूरी तरह गीला था, और वह अपने बालों को देखकर वहीं रुक गई। उसका इस तरह कुछ भी करने का मन नहीं था, क्योंकि अथर्व होश में नहीं था, पर वह अपने बालों को गीला देखकर अथर्व का याद आने लगा। वह जब भी अपने बालों को वॉश करती थी तो अथर्व अपने हाथों से हेयर ड्रायर से सुखाता था, और जब भी कभी वह नहीं रहता था और उसके गैर हाजिरी में शगुन बाल वॉश करती थी तो अथर्व उस पर चिल्लाता था। वह उसे साफ साफ कहता था कि जब वह घर रहेगा तभी बालों को वॉश करे, ताकि अथर्व हेयर ड्रायर से सुखा देगा। वह नहीं चाहता था कि गीले बालों से उसकी तबीयत खराब होए। यही सब याद करके शगुन एक बार फिर से दिल तोड़ के रोने लगी और वह हेयर ड्रायर उठाकर अपने बालों को सुखाने लगी। वह एक हाथ से हेयर ड्रायर पकड़ बालों को सुखा रही थी और अपने होठों को दबाकर रो रही थी। वह जितना अपने आप को रोने के लिए कंट्रोल कर रही थी, पर चाहकर भी रोने से खुद को रोक नहीं सकती थी। जल्दबाजी में उसने अपने बालों को जैसा आया वैसा उसने सुखा ली और हेयर ड्रायर ड्रेसिंग टेबल पर रख जल्दी से कमरे से बाहर निकली। वह जैसे नीचे आई तो देखी जिस रूम में अथर्व को रखा था वह रूम का दरवाज़ा बंद है, जो देख शगुन तुरंत किचन रूम में चली गई और उसने एक प्लेट ली और अपने हाथों से उसने आटे का दिया बनाई और उसमें तेल डालकर उसने उसे दिए को जलाए, क्योंकि इस घर में जब से आई है तो मंदिर तो नहीं था वह पूजा पाठ करे, पर आज अथर्व के लिए वह पूजा करना चाहती थी। उस प्लेट में उसने दिया जलाया और पूजा पाठ के तो सामान नहीं थे, पर शगुन ब्राह्मण होने के नाते उसके दिमाग में जुगाड़ू आइडिया बहुत आए और वह किचन में कुछ ऐसे सामान थे जो वह पूजा करने के लिए काम आ गए। और वह एक ग्लास में पानी लेकर विला से बाहर निकली और गार्डन एरिया में जाकर पूजा पाठ करने लगी। करीब 10 मिनट तक वह आंखें बंद करके पूजा करती रही। उसके बाद वह प्लेट लेकर वापस अंदर आई और दरवाज़ा खटखटाई तो अंदर से एक डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला। शगुन अंदर जाकर अथर्व की आरती उतारी। उसका इस तरह से पूजा पाठ करता देख वह दोनों डॉक्टर उसे गौर से देख रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर अलीना भी अचंभित होकर उसे ही देख रही थी कि आखिर मिसिस अडानी कर क्या रही हैं। पर उसके इमोशंस को देख हर कोई समझ गया कि वह गॉड से प्रे कर रही हैं कि अथर्व जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसके इमोशंस को देख डॉक्टर भी मायूस हो गए। वहीं दरवाजे पर खड़ा होकर माहिर देख रहा था।
अब कहीं न कहीं अथर्व के लिए शगुन परफेक्ट लगने लगी। माहिर अपने दोनों हाथ फोल्ड किए दरवाजे पर से ही शगुन को देख रहा था। शगुन उसकी आरती उतारने के बाद प्लेट साइड में रखी और एक चेयर पर बैठकर उसके माथे पर छोटा सा टीका लगाई और उसके हथेली को अपने हाथों में ले फिर से रोने लगी। डॉक्टर यह सब देख बाहर चले गए। वह चाहते थे कि थोड़ी देर मिसेस अडानी पेशेंट के साथ बात करें, क्योंकि बहुत बार केस में ऐसा होता है कि करीबी लोगों की वजह से पेशेंट बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। यही सोच डॉक्टर बाहर चले गए। माहिर वहीं दरवाजे पर खड़ा ही रहा। शगुन उसके हथेली को चूमते हुए बोली, अथर्व उठो ना, देखो आज मैंने आपके लिए पूजा की। कुछ कहोगे नहीं मुझे? मैंने इतनी बड़ी गलती की, पनिशमेंट नहीं दोगे मुझे कि आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूं? अथर्व उठो ना, एक बार प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दे दो। इतना बोल शगुन की आंखों में इतना आंसू आ गया कि उसे ठीक तरह से अथर्व दिखाई भी नहीं दे रहा था और उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी। फिर भी वह बोले जा रही थी। शगुन अपनी आंखें बंद की तो उसके आंसू गाल से होते हुए गर्दन तक आ गए और वह अपने एक हाथ से आंसू साफ की और आगे बोली, अथर्व देखो आज मैंने अपने बाल सुखा लिए। हमेशा आपको परेशान करती थी ना, अपने बालों को सुखाती नहीं थी, फिर आप मेरे बालों को सुखाते थे। मैं यह सब जानबूझकर ऐसा करती थी क्योंकि आप मेरे बालों को जब भी सुखाते थे मुझे अच्छा लगता था। और पता है आपको, रात को मैं डर के वजह से उठ गई थी। बहुत डर लग रहा था कमरे में। आपके होने से नहीं डर लगता है अथर्व। अब उठ जाओ ना अथर्व। आज कैसे सोऊंगी मैं कमरे में? अगर आप नहीं उठे तो मैं भी यहीं सोऊंगी। मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। इतना बोल शगुन चुप हो गई और वह एक टक अथर्व के चेहरे को देखने लगी। शगुन कभी सोची नहीं होगी कि उसे ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि जब से वह यहाँ आई है तब से उसे अथर्व का प्यार ही मिला है, पर आज प्यार करने वाला उठ नहीं रहा। माहिर दरवाजे पर खड़ा हो कब से यह नज़ारा देख रहा था, पर वह कुछ बोला नहीं रहा था। शगुन अपना सिर अथर्व के हथेली के पास रख रो रही थी। वैसे उसकी आवाज़ तो नहीं आ रहा था, पर आंसू आंखों से बह रहे थे। थोड़ी देर तक शगुन ऐसे ही लेटी रही। माहिर को देखा नहीं गया। वह अंदर आया और आते ही बोला, थोड़ी देर में डॉक्टर आने वाले हैं। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, तो तुम जाओ, जाकर कुछ खा पी लो। माहिर की आवाज़ सुन शगुन तुरंत उठ के बैठ गई और अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो गई। माहिर थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होके बोला, जाओ जाकर नाश्ता कर लो। इतना कहना कि शगुन धीरे आवाज़ में बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, आप खा लीजिए। शगुन का इतना कहना कि माहिर बोला, डॉक्टर इतना जल्दी तो नहीं आएंगे, ज़रूर आने में टाइम लगेगा, चलो नाश्ता कर लेते हैं। इतना बोल माहिर कमरे से बाहर निकला। उसके पीछे शगुन भी बाहर आई। माहिर डाइनिंग टेबल पर बैठा तो शगुन भी उसके बगल में बैठ गई और सर्वेंट लुसिया ब्रेकफास्ट लाकर दोनों के लिए लगा दी। शगुन न चाहते हुए भी ब्रेकफास्ट करने लगी। दूसरी तरफ इंडिया मुंबई। दिशा को उसकी दादी सुबह सुबह कॉल आया और उन्होंने उसे बताया कि उसके लिए रिश्ता देख लिया है और फाइनल भी कर दिया, और उसके लिए रिश्ता लाख ढूंढने के बावजूद भी कहीं नहीं मिलेगा। दादी ने ये भी उससे कहा कि लड़के वाले उसका नंबर मांग रहे हैं ताकि उसका होने वाला दूल्हा उससे बात करना चाहता है। दिशा ने जैसे सुना कि उसकी दादी ने उसके लिए रिश्ता फाइनल कर दिया है, ये सुन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे इतना तो पता था उसकी दादी उसके लिए रिश्ता देख रही है, पर एकदम से फाइनल कर दिया यह सुन तो उसे बुरा लगने लगा।
ऊपर से लड़के वाले उसका नंबर मांग रहे हैं। दिशा तुरंत मना करते हुए बोली कि उसके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और वह किसी से बात नहीं कर सकती, वरना वह डिस्टर्ब हो जाएगी। उसकी बातें सुन दादी भी मान गई कि वह उसका नंबर अभी किसी को नहीं देंगी जब तक उसका परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाता। दिशा ने अपनी दादी को किसी तरह मना ली कि वह उसका नंबर अभी तक ना दे और उसकी दादी भी मान गई। जब दादी ने यह बोली कि माहिर आकर रिश्ता फिक्स किया है और उनकी बहुत मदद किया, यहाँ तक कि लड़के वाले का घर देखा, लड़के वालों से बात किया, लड़के से भी बात किया, वह माहिर की तारीफ़ किए जा रही थी, तो वहीं यह सारी बातें सुन दिशा की मुट्ठियाँ कस गई। दादी उसकी तारीफ़ करने में लगी थी तो दिशा के जहन में उसके लिए नफ़रत भरते जा रहा था। दादी माहिर की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी कि दिशा बीच में बोली, दादी क्या माहिर जी ने खुद मेरा रिश्ता फाइनल किया? दिशा का इतना कहना कि दादी बोली, तुम्हें यकीन नहीं तो माहिर जी से ही पूछ लो। जब तक हम लोग घर नहीं आए तब तक वह हमारे साथ ही थे, यहाँ तक कि उनके घर खेती सब कुछ देखा ताकि आगे चलकर तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। दादी का इतना कहना कि दिशा बोली, दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोल दिशा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपना मोबाइल साइड में फेंक अपने दांत पीसते हुए खुद से बोली, माहिर जी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। क्या आप मुझे चैन से नहीं रहने दे सकते? दिशा यही सब सोचकर माहिर के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि उतने में ड्राइवर कार लेकर आ गया और वह अपना बैग ले जाकर कार में बैठ गई। उसे कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी था। अगर उसे कॉलेज ना जाना होता तो वह अभी माहिर को कॉल करके फटकार लगाती, पर वह रास्ते में सोची कि वह जब ऑफिस जाएगी तो आज उसे भला बुरा सुनाकर रहेगी। चाहे जो भी हो, आज वह पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि माहिर ने जो किया वह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। दोपहर का वक्त, दिशा कॉलेज से बाहर निकली तो हमेशा की तरह ड्राइवर बाहर खड़ा था और वह घर गई, दोपहर का लंच किया, उसके बाद रेडी होकर वह ऑफिस के लिए निकली। उसने मन बना ली थी कि वह आज माहिर से बात करेगी। वह ऑफिस के अंदर गई। वह अपने कैबिन में जाने के बजाय पहले माहिर के कैबिन में गई। उसका डोर बंद था और माहिर था ही नहीं, तो दिशा तुरंत अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई, कंप्यूटर ऑन की और काम करने लगी। उसे लगा कि शायद माहिर मीटिंग में होगा, यही सोचकर वह काम करने लगी। करीब 20 मिनट के बाद एम्प्लॉइज़ आपस में बातें करने लगे कि माहिर सर अर्जेंट में इटली गए हैं और शायद उन्हें आने में वक्त लगेगा। और जैसे वह बात दिशा के कान में गया तो वह अपना काम छोड़ उस एम्प्लॉइज़ के तरफ देखी और क्वेश्चन रिपीट करते हुए बोली, क्या कहा तुमने? माहिर सर इटली गए हैं? दिशा को इस तरह चौंक कर पूछता देख एम्प्लॉइज़ बोला, हाँ वह तो कल ही इटली चले गए, क्या तुम्हें नहीं पता? दिशा तो अपना मन बनाकर आई थी कि आज वह उसे बहुत कुछ सुना देगी, पर उसे जैसे पता चला कि वह नहीं है तो उसे और भी गुस्सा आने लगा कि उसकी लाइफ उलझन में फंसाकर खुद इटली भाग गया। पर दिशा को अपना भड़ास निकालना था। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं उन्हें कॉल करके उन्हें सुनाऊंगी। इस वक्त ऑफिस होने के नाते उसे कॉल नहीं कर सकती थी, तो वह शाम होने का इंतज़ार करने लगी। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।